नमस्कार। आज हम कमलेश्वर की एक बहुत ही जानी मानी कहानी राजा निर्बंसिया के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। जी। ये कहानी ना एक आम आदमी जगपति की जिंदगी के साथ साथ चलती है और साथ में है एक लोक कथा राजा निर्बंसिया की, जो जगपति की माँ सुनाया करती थीं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या लोक कथाओं का वो सीधा साधा हिसाब किताब आज की उलझी हुई जिंदगी पर भी वैसे ही लागू होता है? यही यही सवाल कहानी की एकदम केंद्र में है। हम देखेंगे कि कैसे, देखो, गरीबी है, शक है, औलाद ना होने का दर्द, समाज का दबाव, ये सब मिलकर एक एक मॉडर्न ट्रेजेडी बनाते हैं। जिसकी तुलना उस लोक कथा से होती है। होती तो है, पर अंत बिल्कुल अलग। हमारा मकसद यही है कि इन हिस्सों से कहानी के जो गहरे मतलब हैं, उनको समझें। तो कहानी शुरू होती है जगपति और चंदा के ब्याह से। कुछ शुरुआती हिचक के बाद चंदा घर आती है। फिर जगपति की माँ है जो अपनी जिम्मेदारी चंदा को सौंपकर चल बसती हैं। पर एक मलाल रह जाता है उन्हें। कि पोते का मुंह नहीं देख पाई, 4 साल हो गए थे। हाँ। और माँ की यही जो अधूरी इच्छा है ना, वो हमें लोक कथा के निर्बंसिया राजा की याद दिलाती है। निर्बंसिया मतलब? संतानहीन। अच्छा। उस जमाने में ये सिर्फ एक निजी दुख नहीं था, ये तो जैसे वंश न चलने का एक सामाजिक कलंक था। और यही बोझ जगपति और चंदा की जिंदगी पर भी आ जाता है, बिना कहे। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। शेर है। जगपति एक डाके में बुरी तरह घायल हो जाता है। हाँ। अस्पताल में है वो। चंदा दिन रात उसकी सेवा में लगी है और वहीं पे है कंपाउंडर बचन सिंह। हम्म, पहले तो बड़ा रूखा सा है, फिर पता नहीं शायद तरस खाकर या क्या थोड़ा नरम पड़ जाता है। और देखिए, यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। बचन सिंह कहता है कि महंगी दवाइयां लानी पड़ेंगी, मैं इंतजाम कर दूंगा। हम्म। जगपति वो कर्ज लेने से बिल्कुल मना कर देता, साफ इनकार। लेकिन दवाइयां फिर भी आ जाती हैं। हाँ। और जब जगपति पूछता है तो चंदा क्या कहती है कि उसने अपने सोने के कड़े बेच दिए। उफ। ये वो पहला पल है जहां शक का बीज पड़ता है, बहुत सटली। और फिर वो सीन अंधेरे में जब बचन सिंह चुपचाप आता है और चंदा की कलाई में वही कड़े पहना देता है। कुछ कहा नहीं जाता, पर उस खामोशी में कितना कुछ हो जाता है। एक अजीब सा तनाव है वहां। हाँ, वो चुप्पी बहुत भारी है। वो कड़े सिर्फ सोना नहीं रह जाते, वो चंदा के चरित्र का, जगपति के भरोसे का प्रतीक बन जाते हैं एक तरह से। फिर जगपति ठीक होकर घर लौटता है और आते ही चाची का ताना सीधा जैसे कलेजे पर लगता है। लो जी, राजा निर्बंसी अस्पताल से लौट आए। हाँ। जगपति ये सुनकर एकदम टूट सा जाता है। सारा गुस्सा, सारी भड़ास चंदा पर निकालता है। यहाँ तक कह देता है, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। बहुत कड़वी बात। और उसी रात तकिए के नीचे रुमाल में बंधे हुए वही कड़े मिलते हैं। बस। यहाँ जगपति का जो अंदर का संघर्ष है ना, वो देखने लायक है। शक है, गुस्सा है, एक तरह का अपराध बोध भी है शायद, और अपनी बेबसी है। वो चंदा से सीधे पूछ नहीं पाता। पूछ नहीं पाता, शायद सच जानने से डरता है। उसे लगता है शायद वो झेल नहीं पाएगा। ये सिर्फ शक नहीं है, ये उसकी अपनी मर्दानगी पे चोट है, गरीबी की मार है। और सबसे बढ़कर वो जो एक संवादहीनता है ना, कम्युनिकेशन गैप, वो रिश्ते को अंदर ही अंदर खा रहा है। इसके बाद बचन सिंह के घर आना जाना आम हो जाता है। हाँ। वो जगपति की लकड़ी की टाल खुलवाने में मदद करता है। हाँ। पैसे लगाता है। हाँ। जगपति काम में लग तो जाता है, पर एक अजीब सी घुटन महसूस करता है। हाँ। लगता है जैसे किसी एहसान तले दबा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। ये कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं रह जाता, ये एक एहसान का बोझ है जो जगपति की आत्मा को कुचल रहा है। उसे लगता है जैसे उसने अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान, सब कुछ गिरवी रख दिया है। बचन सिंह की मदद एक जाल जैसी बन जाती है, जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहा। और फिर शादी के 6 साल बाद हाँ। चंदा के गर्भवती होने की खबर आती है। 6 साल बाद। हाँ। लेकिन इस खबर से कोई खुशी नहीं आती, बल्कि मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो जाती है, बदनामी फैलती है। जगपति तो जैसे पूरी तरह बिखर जाता है। उसका चंदा से एक भयानक टकराव होता है। और उसी में चंदा चीख पड़ती है, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। ओहो। ये सुनते ही जगपति जैसे आपा खोखटता है, हिंसक हो जाता है। कहानी पाठक को एकदम झकझोर देती है। बच्चे का पिता कौन है? क्या जगपति ने वाकई चंदा को बेचा? क्या उसकी चुप्पी, उसकी वो मदद स्वीकारना एक तरह की मौन सहमति थी? कोई जवाब नहीं मिलता। कोई नहीं। लोक कथा में तो रानी आग में कूदकर अपना सतीत्व साबित कर देती है,
देवता गवाही दे देते हैं। पर यहाँ सच्चाई शक और हालात के धुंधलके में खोई हुई है। कोई चमत्कार नहीं होता। और चंदा घर छोड़कर चली जाती है। चंदा के जाने के बाद जगपति बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, जैसे कोई पेड़ जड़ से उखड़ गया हो। बिल्कुल। कुछ वक्त बाद खबर आती है, मुंशी जी बताते हैं कि चंदा के बेटा हुआ है और वो कहीं और बस गई है। और समाज के ताने कम नहीं होते। सत्यानाशी, कुल बोरन, ये सब बातें। हाँ। और अंदर का जो अपराध बोध है वो जगपति को जीते जी मार डालता है। लोक कथा का राजा तो देखो पश्चाताप करता है, रानी वापस मिल जाती है, राजपाट मिल जाता है। हाँ, सुखद अंत। पर जगपति की कहानी वो आज के यथार्थ की कठोर जमीन पर खत्म होती है। यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। आखिर में जगपति अफीम खाकर जान दे देता है और 2 खत छोड़ जाता है। एक चंदा के नाम, उसमें बच्चे को लाने की इच्छा जताता है और लिखता है, आदमी को पाप नहीं पछतावा मारता है। गहरा वाक्य है। और दूसरा खत कानून के नाम, जिसमें वो अपनी मौत का जिम्मेदार कर्ज के जहर को बताता है। तो देखिए ये कहानी कैसे दिखाती है कि आम आदमी की जिंदगी वो लोक कथाओं जैसी सीधी सरल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जगपति कोई राजा नहीं था, चंदा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी। वो तो समाज, गरीबी, शक और अपनी ही बनाई उलझनों के शिकार थे। यहाँ हालात इतने पेचीदा हैं कि किसी एक को पूरी तरह सही या गलत ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। की तरह सरल या हमेशा सुखद अंत वाली नहीं होती। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जगपति की वो जो आखिरी इच्छा थी कि वो बच्चा जो शायद उसका है भी नहीं, उसे मुखाग्नि दे, ये क्या दिखाता है? क्या ये हार मान लेना है, पश्चाताप की इंतहा है, या फिर समाज और अपनी किस्मत पर एक कड़वा व्यंग्य है? हाँ, ये सवार कहानी छोड़ जाती है। निर्बंसिया होने का डर, वो सामाजिक दबाव आज के इंसान को कैसे अंदर तक तोड़ सकता है, ये कहानी उसकी एक बहुत ही दुखद मिसाल पेश करती है।